तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत रोचक होने वाला है और आज का हमारा वीडियो नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसी विषय पर है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि नेपाल का भौतिक स्वरूप कैसा है, नेपाल का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा और क्यों एक बार फिर से नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर है और क्या नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र और इसका इम्पैक्ट भारत और चीन के पॉलिटिक्स पे क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो हमारा नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर के, व्हाट इज हिंदू राष्ट्र डिमांड इन नेपाल, तो क्यों नेपाल बनने वाला है हिंदू राष्ट्र, तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेपाल का भौतिक स्वरूप। देखिए, नेपाल हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत से बिल्कुल सटा हुआ और ये भारत और नेपाल के बीच एक बफर स्टेट भी है। बफर स्टेट जब दो बड़े देश के बीच में एक छोटा सा देश, सीमावर्ती देश, दोनों बीच के जो मध्यवर्ती देश हैं, छोटे देश को हम बफर स्टेट कहते हैं। तो ये रहा हमारा नेपाल, ये भारत के उत्तर में स्थित है और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले हम नेपाल के भौतिक स्वरूप को समझते हैं। देखिए, नेपाल एक ऐसा देश है जो कुल 7 राज्यों में विभाजित है। 7 अलग अलग राज्य हैं नेपाल में और इसका टोटल एरिया 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसका एवरेज लेंथ 530 मील है। ये जो लेंथ है ये 530 मील है और इसकी जो चौड़ाई है वो 156 मील से लेकर के 89 मील तक है, 89 मील तक है। और इसका पॉपुलेशन, नेपाल का जो कुल आबादी है वो 2,98,71,000 है। 2,98,71,000। ये था नेपाल के भौतिक स्वरूप को लेकर के कुछ समरी। और वर्तमान में जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र पौडेल। ये हैं रामचंद्र पौडेल। और जो प्रधानमंत्री है वो पुष्प कमल दहल। वर्तमान में यही पुष्प कमल दहल का तस्वीर है। ये वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और अभी नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं। रामचंद्र पौडेल ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं नेपाल की जनगणना के हिसाब से विभिन्न संप्रदाय के लोगों की हिस्सेदारी क्या है। नेपाल की जनगणना को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के वहां आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। नेपाल में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, बुद्ध, मुस्लिम और किराती, जिसमें से हिंदू 81.9% है। हिंदू 81.19%, ये हिंदू जनसंख्या है। वहीं दूसरे स्थान पर बुद्धिस्ट यानी बुद्धिस्ट जनसंख्या है जो कि 8.21% है। ये सेंसस 2021 के हिसाब से ये जनगणना है। ये बुद्धिस्ट की जनसंख्या, बुद्धिस्ट का हो गया 8.2%, हिंदू का हो गया 81.19% और मुस्लिम आबादी है 5.09। मुस्लिम आबादी 5.09। हम इसको यहीं पे करेक्ट कर देते हैं। हिंदू आबादी है 81.19%। बुद्धिस्ट आबादी 8.21%। मुस्लिम आबादी 5.09% और जो किराती आबादी है, किराती वहाँ के स्वदेशी लोग हैं, उनकी आबादी 3.17% है। क्योंकि ये थोड़ा सा जनगणना 2021 का जो नया आंकड़ा है उसके हिसाब से, संशोधित आंकड़े के हिसाब से हमने इस डाटा को करेक्ट किया है। तो इसको इसलिए आप इसको ठीक से समझ लें कि हिंदू आबादी 81.19% है और मुस्लिम आबादी 5.09% है। और आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है और उसमें सेंसस
के बाद ये आंदोलन और क्यों अधिक तीव्र हुआ। इससे पहले हम लोग समझते हैं नेपाल का राजनीतिक इतिहास, यानी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ नेपाल पॉलिटी में कुछ थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम नेपाल के राजनीतिक इतिहास पर भी प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। ये है महाराजा पृथ्वी नारायण शाह, और यही आधुनिक नेपाल के संस्थापक भी थे। इनका जन्म 7 जनवरी 1723 को हुआ था, और 1768 ईस्वी में महाराजा पृथ्वी नारायण शाह ने ही नेपाल को पहली बार हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। 1768 में नेपाल को किसने हिंदू राष्ट्र घोषित किया? तो पृथ्वी नारायण शाह ने। और तब से लेकर के अगले 239 वर्ष तक, अर्थात वर्ष 2007 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में उसकी एक अपनी पहचान रही। लेकिन 2007 में नेपाल को वहां की संविधान सभा के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, ये है महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। वीरेंद्र विक्रम शाहदेव नेपाल के 10वें राजा थे, और ये 1972 से लेकर के 2001 तक ये नेपाल के राजा के रूप में कार्य किए। और इन्हीं के समय में पहली बार नेपाल में गृह युद्ध, सिविल वॉर की शुरुआत होती है वर्ष 1996 में। और 1 जून 2001 को नेपाल में आप देखते हैं कि एक पूरे शाही परिवार के 8 सदस्यों की हत्या होती है, और जिसमें महाराजा विक्रम शाहदेव, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और उनके पुत्र सभी की हत्या हो जाती है। और ये हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका खुद का ज्येष्ठ पुत्र दीपेंद्र था। और दीपेंद्र ने ही नशे में धुत होकर और एक पार्टी घर में एक शाही, यानी इन लोगों का एक शाही पार्टी चल रहा था, परिवार के सभी लोग एक साथ पार्टी मना रहे थे, और उसी समय नशे में धुत युवराज दीपेंद्र ने अपने ही परिवार के सभी सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी, और खुद को भी गोली मार ली। और इस तरह से नेपाल में एक शाही परिवार में एक बड़ा खून खराबा हुआ। कुल 8 सदस्यों की हत्या हुई, अर्थात दीपेंद्र ने अपने पिता, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने छोटे भाई, अपने चाचा, सबकी एक साथ हत्या कर दी। और माना जाता है कि इस हत्या में खुद शाही परिवार के ही कुछ लोग शामिल थे। हालांकि ये आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसका ये जो आरोप लगा वो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के ऊपर लगाया गया, जो इनके बाद नेपाल के अगले राजा बने। लेकिन ये बात सिर्फ कयास थी और कभी ये बात सिद्ध नहीं हुई। और इनके बाद जो अगला राजा बने वो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव थे। तो दोस्तों देखिए, ये अगले शासक ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव थे। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जो कि वर्ष 2001 से 2008 तक नेपाल के राजा के रूप में कार्य किए, लेकिन इनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही, क्योंकि इस समय नेपाल जल रहा था, नेपाल में गृह युद्ध चल रहा था। और शाही परिवार की हत्या के बाद, वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव अगले शासक हुए, और ये वर्ष 2001 से 2008 तक शासन किए। हालांकि वैसे जब ये बहुत बाल्यावस्था में थे तो 1950 से 51 के मध्य इनको थोड़े समय के लिए शासक बनाया गया था। लेकिन ये 2001 से 2008 तक ये नेपाल के राजा के रूप में कार्य किए, लेकिन इनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही। वो इसलिए क्योंकि इनके समय में नेपाल जल रहा था, नेपाल में एक भीषण गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी। और वर्ष 2007 में ये उस आंदोलनकारियों की मांग को मान लेते हैं और नेपाल में राजशाही को समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बाद नेपाल में एक संविधान सभा का
गठन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा देखते हैं नेपाल में जो सिविल वॉर हुआ, नेपाल के गृह युद्ध, उसके कारण और उसके परिणाम पर चर्चा करते हैं। तो नेपाली सिविल वॉर अर्थात नेपाल में गृह युद्ध। नेपाल में गृह युद्ध का मूल कारण था, वहां पर लोग आंदोलनरत थे, राजशाही को समाप्त करना चाहते थे। तो उन लोगों ने 40 सूत्री, जो नेपाल के आंदोलनकारी थे, मूल रूप से जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट आंदोलनकारियों ने नेपाल के राजा के समक्ष 40 सूत्री मांग रख दी, जिसमें से कुछ का हम उल्लेख करना चाहते हैं कि नेपाल में मूल रूप से सिविल वॉर क्यों हुआ। इसका मूल कारण था नेपाल में राजशाही व्यवस्था की समाप्ति की जाए, महंगाई और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया जाए। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के नेपाल में सिविल वॉर हुआ, राजशाही के विरुद्ध नेपाल में सिविल वॉर हुआ, और साथ ही साथ आंदोलनकारियों की यह भी मांग थी कि नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया जाए, और जो नेपाल के शोषित, वंचित, पिछड़े लोग हैं उनको उनका हक दिलाना। और इसको लेकर के नेपाल में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ा, और फिर धीरे धीरे इन्हीं मांगों को लेकर के नेपाल में एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई, और बड़े पैमाने पर हथियार बंद तरीके से यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें शाही सेना और आंदोलनकारी दोनों आमने सामने टकराते रहे, रक्तपात होता रहा। और इसका परिणाम यह हुआ कि 2007 में शाही सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा आंदोलनकारियों के समक्ष, और 2007 में राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, और नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य देश बनाने के लिए 2007 में वहाँ एक संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा के द्वारा जो संविधान की रचना हुई वो संविधान 2015 में लागू हुआ, और 2015 में ही संवैधानिक रूप से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ। वैसे 2007 में जब राजशाही व्यवस्था समाप्त हुई तो संविधान सभा ने वर्ष 2007 में ही नेपाल को एक सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया, और संविधान 2015 में लागू हुआ। तो संवैधानिक रूप से 2015 से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित होने के बावजूद भी समय समय पर नेपाल में 2015 के बाद भी समय समय पर हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती रही है, और अब ये मांग बहुत जोरों पर है, और नेपाल में अब ये धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रही है। तो अब देखते हैं आगे सबसे पहले थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि ये नेपाल में जो कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी हुआ, नेपाल जो 2006 तक गृह युद्ध की स्थिति में रहा, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि आंदोलनकारी और शाही सेना के बीच एक खूनी खेल होता रहा, और अंततः नेपाल में वर्ष 2006 में शाही सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, और नेपाल में कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी 2006 के बाद समाप्त हुई, तब जब 2007 में एक संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो वीडियो में अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एनडीटीवी वर्ल्ड का एक आर्टिकल है जो कि मार्च 8 2023 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें जो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन पर 17,000 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया था, और उन्होंने इस हत्या के आरोप को अस्वीकार किया, खारिज किया, और ये माना कि जो कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी था जिसको लीड कर रहे थे पुष्प कुमार दहल प्रचंड, उन्होंने माना कि लगभग इस आंदोलन में 5,000 लोगों की जान गई, कुल 5,000 लोगों की जान गई। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर क्यों एक बार फिर से नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। हमारा हेडिंग है, आखिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है नेपाल, क्यों उठ रही नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। और नेपाल में जो आंदोलन चल रहे हैं अभी वो विश्व मीडिया के लिए एकदम सुर्खी बना हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल है कि नेपाल में
फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, कहा राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही है, देश में राजशाही लौटे। तो हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फिर से क्यों राजशाही को पुनर्स्थापित करने को लेकर के मांग चल रही है और इसके पीछे के तर्क क्या है। क्यों नेपाल फिर से चाहता है राजशाही, जो कि नेपाल में राजशाही को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा गृह युद्ध चलाया गया। नेपाल में राजशाही को समाप्त किया गया, एक संविधान सभा का गठन किया गया, एक संविधान की रचना की गई और नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। और महज 10 साल से भी कम समय में एक बार फिर से राजशाही को पुनर्स्थापित करने के लिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये दोनों अलग अलग विषय हैं जिस पर अलग अलग तर्क हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल फिर से चाहता है राजशाही और क्यों नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से एक बार जोरों पर है। ये दोनों दो अलग विषय हैं और दोनों के पक्ष में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। नेपाल में राजशाही के समर्थन में ये तर्क दिए जाते हैं कि राजशाही समाप्त होने के बाद जब से नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है, अर्थात राजशाही समाप्त होने के बाद लगभग 18 वर्षों में नेपाल में कुल 13 सरकारों का गठन किया जा चुका है। यानी 18 वर्ष में 13 सरकारें बनी और इस 18 वर्ष में कभी भी अस्थाई सरकार का गठन नहीं किया जा सका जो अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर पाए। और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है। नेपाल की जनता यह मानती है कि नेपाल के जो प्रमुख पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार के साथ साथ उन पर खराब शासन का भी आरोप लगता है। और जब से नेपाल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित किया गया है तब से नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ नेपाल के बेरोजगारी दर में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इन सब का कारण है कि नेपाल में बढ़ती हुई भ्रष्टाचार। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है नेपाल। और इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा जो 1990 से लेकर के जो 2007 के बीच जो नेपाल की संविधान रही, राजशाही के समय में जो 1990 में भी संविधान लागू किया गया था, तो थोड़ा सा उसके कुछ प्रमुख अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1990 से 2007 के मध्य जो नेपाल में संविधान लागू थे, उन संविधानों के कुछ अनुच्छेद में क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए थे जो नेपाल को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाता है। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 4 में ये प्रावधान किया गया है, ये उल्लेख किया गया है कि नेपाल एक बहुनस्लीय, बहुभाषी, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र और अविभाजित संप्रभु हिंदू राष्ट्र होगा। अर्थात बहुनस्लीय का मतलब है कि यहाँ हर जाति और समुदाय के लोग रह सकते हैं। बहुभाषी मतलब अलग अलग भाषा के लोग रह सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र अविभाजित संप्रभु यानी सोवरेन स्टेट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर संवैधानिक राजशाही होगा। संवैधानिक राजशाही का मतलब होगा कि संविधान का प्रमुख राजा होगा। डेमोक्रेसी होगा लेकिन संविधान का प्रमुख कौन होगा? राजा होगा। आर्टिकल 27 में ये प्रोविजन किए गए हैं कि नेपाल में हमेशा हिंदू ही राजा होगा। अर्थात नेपाल एक सोवरेन स्टेट होगा, बहुनस्लीय, बहुभाषी और लोकतांत्रिक गणराज्य भी होगा, लेकिन वहाँ एक संवैधानिक राजशाही होगा और नेपाल का राजा हमेशा हिंदू होगा। अनुच्छेद 27 में ये उल्लेख किया गया कि नेपाल में हमेशा हिंदू राजा होगा। और यहीं पर है अनुच्छेद 11 जिसमें धार्मिक समानता के अधिकार की भी बात की गई है कि नेपाल में अलग अलग जाति और समुदाय के लोग भी रह सकते हैं, उनको अधिकार भी होगा, धार्मिक समानता का भी अधिकार होगा, लेकिन
जो सबसे प्रमुख बात है कि नेपाल का राजा सदैव हिंदू होगा और राजा ही संविधान का प्रमुख होगा। इसी तरह से अनुच्छेद 19 में धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 11 में धार्मिक समानता का अधिकार दिया गया है। अर्थात धार्मिक समानता से मतलब और स्वतंत्रता से मतलब है कि सभी धर्मों को समान अधिकार होंगे, हर धर्म के लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, लेकिन नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होगा और वहाँ का राजा हमेशा हिंदू ही होगा। अब समस्या यह है कि नेपाल को वर्ष 2015 में संवैधानिक तौर पे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया और वहाँ से राजशाही को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष घोषित होने के बाद अब नेपाल का मुखिया यानी हेड ऑफ द स्टेट, जो कि अभी राष्ट्रपति होते हैं, अब वो किसी भी धर्म के लोग बन सकते हैं। माना जाता है कि सेकुलर होने के बाद नेपाल में धार्मिक तनाव बढ़ गया है और सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। पिछले एक वर्ष में नेपाल के 5 बड़े शहरों जैसे वीरभूम, नेपालगंज, जनकपुर, धरन और मंगलवा जैसे शहर में पिछले एक वर्षों में ये इन 5 शहरों में बड़े दंगे हुए। और आम लोगों का यह भी आरोप है कि नेपाल में वोट के लिए जो नेपाल की राजनीतिक पार्टियां हैं वो तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है और हिंदुओं को दबाया जा रहा है। साथ ही साथ आपने शुरू में सेंसस के कुछ आंकड़े देखे, उस आंकड़े के हिसाब से जो जनगणना 2001 की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी आई है, जबकि ईसाई और मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी आई है। तो आबादी के ग्राफ में ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को लेकर के भी नेपाल में मांग उठ रही है। और जब से नेपाल एक सेकुलर स्टेट बना है तब से नेपाल में धर्मांतरण के मामले भी बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कई अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन धर्मांतरण में लगे हुए हैं और नेपाल की जनता की ये मानना है कि नेपाल में तेजी से ईसाई और मुस्लिम आबादी में वृद्धि हो रही है। नेपाल सरकार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि राजनीतिक फायदों को लेकर के नेपाल में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है और आरोप यह है कि जो नेपाल की मुस्लिम संस्थाएं हैं वो भारत नेपाल बॉर्डर पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का प्रयास कर रही है, उसमें शामिल है। और इन्हीं सब को देखते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर के मांग तीव्र हो रहा है और अब इस मांग की उग्रता और तीव्रता को देखते हुए नेपाल की कई विपक्षी पार्टियों का भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या फिर से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा नेपाल, और इस पे चर्चा करते हैं कि क्या फिर से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा नेपाल। दोस्तों, नेपाल में अलग अलग हिंदू संगठन जैसे भारत में आरएसएस के तर्ज पर, या यूं कहें कि नेपाल में आरएसएस हिंदू स्वयं सेवक संघ के तौर पे काम कर रहा है। तो नेपाल की जो हिंदू संगठन है, हिंदू स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू महासभा, हिंदू जागरण समिति तथा विभिन्न राजनीतिक दल, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी द्वारा अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जनमत संग्रह की मांग की जा रही है। यानी एक लाइन में आप ऐसे समझिए कि जो नेपाल में जो हिंदू संगठन है और नेपाल की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अब वो हिंदू राष्ट्र की मांग को समर्थन कर रहे हैं और यह आंदोलन और भी तीव्र हो रहा है। और वहाँ के कई सरकार में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी और विपक्ष की पार्टी के द्वारा नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर के जनमत संग्रह कराए जाने की मांग की जा रही है। और जिस प्रकार से आंदोलन का स्वरूप व्यापक होता जा रहा है और हिंदू संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, और अब तो यहाँ पर
कई कम्युनिस्ट के नेताओं का भी इस हिंदू राष्ट्र की मांग को और बढ़ती हुई आंदोलन के व्यापक स्वरूप को देखते हुए कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए अब सरकार में बैठी हुई पार्टियां भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है। और यदि यही स्थिति रहा तो नेपाल में फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जनमत संग्रह कराया जा सकता है और नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं भारत नेपाल के जो वर्तमान संबंध है वो कैसे हैं। देखिए, नेपाल के साथ हमारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध है और वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच इन संबंधों में कुछ तल्खियां देखने को मिलती हैं और उसका मूल कारण है कि नेपाल के द्वारा जारी किया गया वर्तमान मानचित्र और नेपाल की सरकार जो कि कम्युनिस्ट की सरकार है उसका चीन की ओर अधिक झुकाव। वर्तमान में कोविड के समय में आपको याद होगा कि नेपाल के द्वारा एक नया मानचित्र नेपाल का जारी किया गया। उसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेख जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का क्षेत्र है, भारत का टेरिटरी है, इसको नेपाल के मानचित्र में नेपाल का क्षेत्र दिखाया गया है। दूसरी ओर कि नेपाल का चीन की ओर अधिक झुकाव का होना, नेपाल का चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होना और नेपाल के स्कूलों में आज मंदारिन भाषा को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है और इसका सारा खर्च नेपाल वहन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन के द्वारा नेपाल के बुनियादी ढांचा में निवेश किया जा रहा है और वो निवेश आपको नेपाल में एक सड़कों का जाल बिछाना, नेपाल का एयरपोर्ट, नेपाल के हाईवेज, इन सब में जो निवेश चीन के द्वारा किया जा रहा है। और आप चीन की पॉलिसी को जानते हैं कि चीन किसी भी देश में कर्ज देकर उसको इतना कर्ज के बोझ तले दबा देता है और धीरे धीरे फिर उसको अपना एक कॉलोनी के तौर पे, एक उपनिवेश के तौर पे उस पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। भारत की यह चिंता है, यह है कि यदि नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका नहीं गया तो नेपाल बहुत करीब, यानी भारत तक उसकी पहुंच आसानी से हो जाएगी नेपाल के रास्ते। तो इसलिए भारत यह प्रयास कर रहा है और नेपाल की तरफ से भी अब अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। नेपाल में चीन के प्रति झुकाव और नेपाल की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को लेकर के नेपाल की जनता में चीन को लेकर के आक्रोश बढ़ रहा है और मजबूरन वहाँ की सरकार को फिर एक बार भारत की ओर झुकने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है और भारत की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि नेपाल और भारत के बीच एक बार फिर से अच्छे संबंधों को स्थापित किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। रोटी और बेटी का रिश्ता होने का मतलब ये है कि नेपाल के लोग यहाँ रोजगार के लिए आ सकते हैं, यहाँ से लोग मुक्त तौर पे नेपाल रोजगार के लिए जा सकते हैं और नेपाल के साथ हमारे वैवाहिक संबंध भी हैं। नेपाल के लोगों की शादी भारत में और भारत के लोगों की शादी नेपाल में है। कई लोगों का तो ऐसा संबंध है कि उनका ननिहाल नेपाल में है या इंडिया में है। तो इस तरह से नेपाल के साथ हमारे एक प्राकृतिक संबंध है जहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता है। और अब हम ये समझते हैं कि ये जो वर्तमान में हिंदू राष्ट्र और राजशाही को लेकर के जो मांग उठ रही है नेपाल में, वो मांग भारत के लिए कितने फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, नेपाल में जो एक बार फिर से राजशाही को स्थापित करने का और हिंदू राष्ट्र की मांग जो की जा रही है और वो जोरों पर है, तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव तो ये है कि जो नेपाल में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है वो प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि नेपाल के राजशाही के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और नेपाल की राजशाही का झुकाव सदैव भारत की ओर रहा है। तो नेपाल यदि राजशाही को पुनर्स्थापित किया जाता है तो राजशाही व्यवस्था नेपाल में बढ़ती हुई चीन के प्रभाव को समाप्त करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और भारत का एक वर्ग नेपाल में एक बार फिर से राजशाही को पुनर्स्थापित करना चाहता है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित होते हुए देखना चाहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी स्टोरी को लेकर के, रोचक स्टोरी को लेकर के। नमस्कार।